परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो क्लासेस में हम देखेंगे वो हमारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि सबको पता है कि बायोसाइंस या फिर बायोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आज की जो क्लास होगी वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसकी आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर वो उतने अच्छे से बढ़ता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को जैसे आपको पता है कि ये हमारे बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने का एक प्रोसेस है। और इसमें दो किडनी होती है, किडनी के साथ साथ रेनल वेन, रेनल आर्टरी ये रहती है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है, यूरेथ्रा है। ये सब जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन? क्लोआका, किडनी, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। तो किडनी ये 2 पेयर्स तो प्रेजेंट है ही, यूरेटर है ये भी 2 पेयर्स प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा जो है ये एक रहता है हमारे। क्लोआका जो होती है ये फिश के बाद से फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, आई मीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये जितने भी एनिमल किंगडम के फाइलम्स होते हैं, ये जितने तरह के एनिमल्स है ये सब में क्लोआका देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कॉमन होल है, जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट फाइनली बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको एक्सट्रीशन, अगर बर्ड्स को एक्सट्रीशन करना है, उसके डाइजेस्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, स्टूल फॉर्मेशन, वो जिसे निकालना है, एंड रिप्रोडक्टिव अगर अंडा है उसको निकालना है, ये सब एक ही होल से निकलता है। जैसे हमारे बॉडी में एनस अलग है, रिप्रोडक्शन का अलग है, एक्सक्रीशन का अलग है। ये हायर मैमल्स में देखता है, ये मैमल्स में हमें देखने को मिलता है, बट जो ये फाइलम्स है इनमें से नहीं होता। तो ये फाइलम में एक ही ऐसा होल रहता है जिसके थ्रू सब कुछ निकलता है, तो इसे क्लोआका कहते हैं। तो कहां पे नहीं मिलता है, ह्यूमन में ये नहीं मिलता। तो आंसर ए है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है कि किडनी में जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल डिवाइड होकर एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल ये दोनों बना रहे हैं, एंड दोनों के बीच में एक छन्नी जैसा कैपिलरी बनता है और उसके थ्रू ब्लड फर्स्ट टाइम प्यूरिफाई होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट है। रीअब्सॉर्प्शन, यस, हेनली लूप और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन दोनों में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन होती है, साथ साथ में आयंस जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इसके भी रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो वो एब्सॉर्प्शन भी इसका पार्ट है। सिक्रेशन, यस, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस टाइप के जो भी चीज ब्लड में रहता है एंड जो हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, वो सब सिक्रेशन के थ्रू यूरिन के साथ आके मिलते हैं। ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हेनलीज लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, इन सब के थ्रू ये यूरिन में जाके मिलते हैं। तो ये भी पार्ट है। एक्सक्रीशन क्या होती है, यूरिनरी ब्लडर से ब्लडर जो एक ही रहता है वहां से यूरेथ्रा, इसके थ्रू जो बाहर जाते हैं, ये प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो यूरिनरी ब्लडर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन जो है यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही यूरिन फॉर्म हो चुकी है। जब यूरिनरी ब्लडर तक पहुंच गया है तब तक तो यूरिन फॉर्म हो चुकी है। तो ये जो है डी आंसर, ये यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डजंट हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट? तो एक्सक्रीटरी वेस्ट में कौन कौन हेल्प नहीं करता? स्किन, यस, स्किन के थ्रू वाटर इवेपोरेशन होती है, स्किन के थ्रू सीबम और स्वेट सिक्रेशन जब होता है, जब गर्मी में स्वेटिंग होती है, पसीने आने लगता है,
तब उसके साथ साथ बॉडी से कुछ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं। तो स्किन तो आंसर है। लंग्स, यस, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सीक्रेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। तो इसमें क्या होती है कि लंग्स भी एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन की तरह काम करता है। लिवर, लिवर तो यस होगा ही, क्योंकि जितने भी ड्रग्स होते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर पे होती है। चाहे साथ साथ में हीमोग्लोबिन का अगर हो तो हीमोग्लोबिन की भी ब्रेकडाउन लिवर में होती है, बिलिरुबिन फॉर्मेशन होती है, तो लिवर भी पार्ट है। हार्ट एक्सक्रीशन की पार्ट नहीं है। हार्ट क्या करता है? ये बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो इसके थ्रू कुछ भी चीज बाहर तो नहीं निकलता। तो आंसर कौन सी होगी? डी आंसर है। ऑन एवरेज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट? तो कितना निकालते हैं? 100 to 150 ml, 500 ml, 1100 से 1200 ml एंड 5000 ml। तो 5000 ml मतलब 5 लीटर, इतना तो हमारे ब्लड की ही वॉल्यूम है। तो ब्लड की वॉल्यूम इतना पास कितने टाइम में होती है? 24 आवर्स में होती है। तो पर मिनट पूछा है, ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा है 1 लीटर से 1.2 लीटर तक बोला है, 1.1 से 1.2 लीटर, तो इतने भी पर मिनट पे तो नहीं हो सकता। 500 ml भी नहीं है, ये आंसर है। 100 to 150 ml मोरलेस ब्लड हमारे बॉडी में किडनी के थ्रू पास करते हैं और वो फिल्टर होता रहता है। ठीक है, तो ये होगा हाउ मच वॉल्यूम इज 100 to 150 ml। ओके, नेक्स्ट क्या है? Which of the following is not the major form of nitrogenous waste? ऐसा कौन सा चीज है जो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है? तो एमोनिया, यस, एमोनिया में नाइट्रोजन रहता है, और एमोनिया बेसिकली किसके नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है पता है? फिशेस में होती है। फिशेस और जो टैडपोल्स मतलब मेढक के बच्चे होते हैं ना, उन सब में होती है। क्योंकि एमोनिया क्या होती है, ये पानी में घुल जाता है, और जो फिश होती है वो पानी में रहता है, टैडपोल्स ये भी पानी में रहता है। तो पानी में क्या होता है, वो आराम से घुल जाता है, इसीलिए एमोनिया के फॉर्म में ही एक्सक्रीशन होती है। नेक्स्ट है यूरिया। तो यूरिया एमोनिया की ही एक बाई प्रोडक्ट है। जो लैंड एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन, एलिफेंट हो या फिर रेप्टाइल्स हो, इन सब के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है। क्योंकि लैंड में जो नाइट्रोजन की कमी है, सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी है, वो इसके थ्रू फिलअप हो सकता है। बट और साथ साथ में ये भी क्या है, यूरिया हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय से अगर जमे रहता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। तो ये भी ऑब्वियसली नाइट्रोजनस है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्या होती है? ये भी प्रोडक्ट है। ये किसके है? वेस्ट प्रोडक्ट बर्ड्स के है। क्योंकि बर्ड्स लंबे समय से आसमान में उड़ते रहते हैं और जमीन पे तो नहीं आते, तो उसके बॉडी में ज्यादा समय के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये सबसे हानिकारक होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर ज्यादा समय तक रहे और हार्मफुल केमिकल है वो ज्यादा समय से हार्म करेगा। तो फिशेस जो है ये ज्यादा समय से पानी में ही रहता है, तो डायरेक्टली एक्सक्रीशन हो जाता है। लैंड में जब आने की जरूरत पड़ी एनिमल्स को, तो यूरिया उसका एक्सक्रीशनरी प्रोडक्ट बन गया। एंड जब वो उड़ने लगा, जब उनको लंबे समय से आसमान में रहने की जरूरत पड़ा, तो बर्ड्स में यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। जैसे जैसे एनिमल की इवोल्यूशन हुई है, वैसे वैसे उनकी फिजियोलॉजी की भी इवोल्यूशन हुई है, उनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी भी इवोल्यूशन हुई है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन तो है ही नहीं।
तो इन सब में आंसर क्या होगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट? गुआनिन, एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। तो गुआनिन क्या होती है? ये जो सी बर्ड्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है। दीज आर फाउंड इन सी बर्ड्स। एमोनिया फिश में होती है, यूरिया रेप्टाइल्स में होती है, एंड मैमल्स में होती है, एम्फीबिया में भी एमोनिया होती है, और यूरिक एसिड कहाँ पे होती है? बर्ड्स में, बाकी बर्ड्स में होती है। तो आप मुझे बताइए कि किसके बॉडी में सबसे कम समय तक नाइट्रोजनस वेस्ट रखने की जरूरत है? ये सी बर्ड्स में है, या फिर बर्ड्स में है, या फिर रेप्टाइल्स में है, मैमल्स में है, या फिर फिश एम्फीबिया में है? तो सबसे कम समय के लिए रखने की जरूरत फिश को है, क्योंकि वो पानी में ही रहता है, तो पानी में वो कभी भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, जो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे घूमते टाइम जब भी इनको पानी के पास जगह मिलता है तो ये जाके एक्सक्रीशन कर सकते हैं। फिर आते हैं बर्ड्स और सी बर्ड्स, जिनको लंबे समय से जो अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रखने की जरूरत पड़ता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा वो सबसे हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, और जिसको रखने की जरूरत ही नहीं है उसको हार्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली एमोनिया है ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सबसे हार्मफुल है, इसलिए फिश के बॉडी में सबसे कम समय से रहता है एंड डायरेक्टली पानी में एक्सक्रीशन हो जाता है। ओके, तो बी इज द आंसर। Ammonia is generally excreted through which of the following? Kidney, gills, lungs, skin. तो एमोनिया, यूरिया तो किडनी से होती है, एमोनिया नहीं होता। लंग्स ये भी नहीं होता। एमोनिया किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? फिश की है और एम्फीबिया की है। तो इन लोगों में क्या रहता है? गिल रहता है। तो एमोनिया एक्सक्रीशन कहां से हो सकती है? गिल से हो सकती है, और स्किन भी नहीं है, तो एक्सक्रीशन कहां से हो सकती है? गिल से। ठीक है, किडनी का तो चांस ही नहीं है, लंग्स की भी चांस नहीं है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, Which of the following organism has flame cell for excretion? Flatworm, roundworm, hookworm, pinworm. तो अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्लास देखी है उसमें डिटेल्स में मेंशन था कौन कौन से एनिमल की कौन सी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इनमें से फ्लेम सेल किसकी है? फ्लैटवर्म की है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ताकि उसको करने के बाद ही आपको ठीक तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following phyla have Nephridia as an excretory structure? Arthropod, Annelids, Platyhelminthes, Ctenophora. तो नेफ्रिडिया किस में रहते हैं? नेफ्रिडिया या फिर सेप्टल नेफ्रिडिया या फिर बॉडी नेफ्रिडिया, ये जितना भी होती है वो एनिलिड्स की स्ट्रक्चर होती है। प्लैटीहेल्मिन्थिस में हमें फ्लेम सेल देखने को मिल गया। आर्थ्रोपॉड का क्या है ये भी हम बात करेंगे, एंड टीनोफोरा की तो स्पेसिफिक कुछ है नहीं, ये सेल के थ्रू ही एक्सक्रीशन करते हैं। तो नेफ्रिडिया किसका है? एनिलिडा जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आर्थवर्म था। तो आर्थवर्म में हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ी थी, हर एक सेगमेंट पे एक एक हार्ट है, एक एक किडनी है छोटा छोटा, या फिर नेफ्रॉन है, जिसे हम नेफ्रिडिया कहते थे। तो इसे अगर आपने नहीं देखा है तो जो किंगडम की क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम की क्लास जाके जरूर देखिए, तभी आप ये सारे आंसर कर पाएंगे। Malpighian tubules are the excretory structure of which of the following? Insects, flatworm, roundworm, crustaceans. तो Malpighian tubule मिलते कहां से हैं? इंसेक्ट में मिलते हैं।
ये मैलफिजियन ट्यूबुल बेसिकली क्या होती है, हमारी जो मैलफिजियन कॉर्पसल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में मैलफिजियन कॉर्पसल, ग्लोमेरुलस, ये सब हमने पढ़ा ना, तो इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होती है कि उसके बहुत पहले का स्टेज जो मैलफिजियन कॉर्पसल इवोल्यूशन के बाद एक डेवलप्ड ऑर्गन तक बना, उसके पहले जो बहुत ही प्रिमिटिव पुराना स्ट्रक्चर था, जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था, वो मैलफिजियन ट्यूबुल है और ये इंसेक्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके, where the kidney situated between 7th and 10th rib, between last thoracic and third lumbar vertebra, between the 8th and 9th rib, between the first and second thoracic vertebra. तो किडनी की हमने लोकेशन कहाँ देखी है? किडनी की बेसिक लोकेशन हमने कमर के पास देखी है। थोरासिक मतलब हमारे चेस्ट के जो पास है वो होती है थोराक्स रीजन। तो 5th और 7th रिब बोल दिया है। रिब हमारे कहाँ पे है? रिब की हड्डियां कहाँ पे होती है? हमें ये चेस्ट पे होती है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तो ऑब्वियसली किडनी का एक इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एक हड्डी तो मतलब एक हड्डी के पास रहेगा ऐसा तो नहीं है, तो एक रेंज रहना चाहिए। लास्ट थोरासिक और लंबर मतलब कमर का रीजन है, ये हमारे बैक का रीजन होती है, तो ये होने की चांसेस है, यस ये होने के चांस है। 8th एंड 9th रिब, तो ये भी हमने रिब की बात की जो चेस्ट की हड्डियां होती है, तो इसमें भी किडनी तो रह नहीं सकता। फर्स्ट एंड सेकेंड थोरासिक वर्टिब्रा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड थोरासिक वर्टिब्रा हमारे कहाँ पे है? ये जो वर्टिब्रा होती है दीज आर सर्वाइकल। हम स्केलेटल मसल सिस्टम में स्केलेटन में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट ये है सर्वाइकल जो गले के पास रहता है। इसके बाद है चेस्ट के पास थोरासिक, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 फिर से थोरासिक 1 2 3 4 करके नंबरिंग की जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या रह सकता है? इस एरिया पे हमारी किडनी रहती है? नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। तो ये लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर जो हमारे कमर के पास जगह है, उस जगह पे किडनी रहती है और यही सही आंसर है। दिस इज राइट आंसर। Through which of the following nerves and blood vessels enter the kidney? Hilum, tubules, pelvis, medulla. तो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स किडनी में जहां पे एंटर होता है वो बेसिकली एक ऐसा डिविजन है, ऐसा एक लोकेशन है, ये जो एरिया होती है दिस इज कॉल्ड हाइलम। ट्यूबुल्स तो जो अंदर जा रहे हैं उसे ही ट्यूबुल्स कहते हैं। पेल्विस, पेल्विस अंदर का रीजन होता है एंड मेडला है, ये अगर कॉर्टेक्स चारों तरफ है तो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडला। दिस इज मेडला, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज पेल्विस एंड ये जो हल्का सा इन्वेजिनेशन है दिस इज हाइलम। तो आंसर ए है। Which of the following is responsible for the formation of columns of Bartini? Columns of Bartini कैसे बनते हैं? मेडला, रेनल पेल्विस, कैलिक्स एंड कॉर्टेक्स। तो कॉलम्स ऑफ बार्टनी क्या होती है? ये जो मेडला में जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स आते हैं वो सब कलेक्टिंग डक्ट जोड़ जोड़ के कॉलम्स ऑफ बार्टनी बनाते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट हमें कहाँ पे मिलता है? मेडला रीजन पे हर एक आके जुड़ते हैं। कॉर्टेक्स में होता है नेफ्रॉन्स, उसके जो लूप्स होते हैं वो कंप्लीट होके कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट जाके कॉलम ऑफ बार्टनी बनाते हैं, तो वो कहां पे बनाते हैं? मेडला पे। ओके, तो ये आंसर है। इन हाउ मेनी पार्ट्स इन नेफ्रॉन इज डिवाइडेड? तो नेफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइडेड है?
नेफ्रॉन की बेसिकली दो पार्ट है, अगर आपको याद होगा ये नेफ्रॉन की अगर स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी होती है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल जिसकी डायमेंशन छोटा है, एंड फिर निकालते हैं ये ट्यूब्स। तो ये ट्यूब इस तरीके से जाके ऐसे बनता है। तो ये ट्यूब्स की हमें नाम याद रखना होगा हर एक ट्यूब का, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये जो है बेसिकली दिस इज मैल्पिजियन कॉर्पसल, एंड ये जितने भी है दीज आर ट्यूब्स। इन ट्यूबुल्स में क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, हेनरीज लूप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो पार्ट है दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है, एक है मैल्पिजियन कॉर्पसल, दूसरा है ट्यूबुल। तो आंसर है 2। ओके, तो नेफ्रॉन की ये दो मेजर पार्ट है जो हमें याद रखना होगा। What will happen if the diameter of the afferent arteriole is less than different arteriole? तो हमने क्या पढ़ा था कि एफरेंट आर्ट्रियोल की जो डायमीटर है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होती है, इसलिए जितना ब्लड हमें एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचते हैं उतने ब्लड साथ साथ में निकल नहीं पाता। तो बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस होती है उसके वजह से ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्ट्रेट होके फर्स्ट फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसे कहते हैं। तो अगर ये दोनों डायमीटर सिमिलर हो जाए या फिर एफरेंट आर्ट्रियोल की डायमीटर छोटा हो जाए, इफरेंट आर्ट्रियोल की बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? तो ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगी, और ये जितने भी फिल्ट्रेशन हो रहा था वो ब्लड के प्रेशर की वजह से ही हो रहा था। ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यूरिन डाइल्यूट होगा? नहीं। कंसेंट्रेटेड होगी? नहीं। कंसेंट्रेटेड यूरिन या फिर डाइल्यूटेड यूरिन, ये दोनों किस वजह से होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी की एब्सॉर्प्शन की रेट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कंसेंट्रेटेड यूरिन बनेगा कि डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। क्योंकि पानी का रीअब्सॉर्प्शन हो, जो सॉल्ट्स है उसका रीअब्सॉर्प्शन हो या फिर सिक्रेशन हो, सब कुछ कहां पे होती है? ये ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड यूरिन है कि डाइल्यूटेड यूरिन है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा ट्यूब्यूल्स में किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रही है। ब्लैक यूरिन तो नहीं होगा, नो अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा। ओके, तो आंसर सी है, ये आंसर सही है। Which of the following is not accumulated by the body of living organism? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सी ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कौन सी एक्युमुलेटेड होती है हमारे बॉडी में, कौन सी ऐसी चीज एक्युमुलेटेड होती है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्या अमोनिया एक्युमुलेट होती है? नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होती है, कंटिन्यूअसली ये बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन जो है ये भी एक्युमुलेटेड नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए यूरिया होती है, बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर पे ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके पहले ब्लड में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। तो बेसिकली एक्युमुलेटेड कौन होता है? ये यूरिया होती है। ठीक है, Which of the following structure encloses glomerulus? तो ग्लोमेरुलस जो है ये जो ब्लड कैपिलरी बना हुआ रहता है उसके चारों तरफ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बना हुआ रहता है? तो इसके चारों तरफ एक ऐसे कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होती है, कप टाइप, जिस कप के अंदर ये यूरिन का जो फिल्ट्रेशन है वो होती है। उस कप का नाम क्या है? उस कप का नाम बाउमन्स कैप्सूल है या फिर
मिडलरी पिरामिड है या फिर कॉर्टेक्स है या फिर रेनल कैप्सूल है। तो रेनल कैप्सूल किसे कहा जाता है? किडनी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन से ढका हुआ पार्ट है उसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। जो किडनी के चारों तरफ पर्दा जैसा बना हुआ रहता है वो रेनल कैप्सूल कहते हैं। कॉर्टेक्स क्या है? किडनी के अंदर जो एकदम साइड का स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बेसिकली जो बाहर के तरफ का स्ट्रक्चर है, मतलब किडनी यही है, इसके जो एकदम साइड का स्ट्रक्चर है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। वैसे ही सिमिलरली बेसिक कॉर्टेक्स क्या क्या होता है कि हमने किडनी को ऐसे काट के देखा, तो काटने के बाद जो बाहर के साइड का एरिया होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कोई भी ऑर्गन का कोई भी ऐसा अंग है जिसके बाहर के साइड पे रहता है, जो पार्ट रहता है उसे कॉर्टेक्स है, और जो अंदर की तरफ रहता है उसे मेडाला कहते हैं। वैसे ही हमने एड्रिनल ग्लैंड का पढ़ा है, एड्रिनल ग्लैंड का भी एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडाला हमने पढ़ा था। जो बाहर के तरफ पार्ट है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो अंदर की तरफ पार्ट है उसे एड्रिनल मेडाला कहते हैं। इवन दोनों में दो अलग अलग से हार्मोन भी निकलते हैं। ये हमने एड्रिनल ग्लैंड का पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो क्लास है उसको जाके जरूर देखिए, नहीं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी नहीं होगी। वैसे ही सिमिलरली तो कॉर्टेक्स तो बाहर का पार्ट है, मेडाला अंदर की तरफ का पार्ट है, एंड जो बोमेन्स कैप्सूल है ये बेसिकली नेफ्रॉन की स्पेशल पार्ट है। ये नेफ्रॉन का पार्ट है, किडनी की पार्ट नहीं है। तो किडनी को डिवाइड करके हमें बोमेन्स कैप्सूल नहीं मिलेगा। ये नेफ्रॉन में जो कप जैसा दिखा हुआ रीजन होता है ग्लोमेरुलस के चारों तरफ, उसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब एंड प्रॉक्सिमल कवरिंग पार्ट कवरिंग थाइमस। तो ये थाइमस से रिलेटेड नहीं है। कोरोनरी मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है, दिस इज हार्ट रिलेटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि ये जो ट्यूब है वो ऐसे बना हुआ है, जो ट्यूब है ये इस तरीके से बना हुआ है। कैरोटिड जो पार्ट है, कैरोटिड आर्टरी है या फिर कैरोटिड वेन, ये दोनों ही जो होता है हमें ब्लड को ब्रेन में ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो कोई भी जो ब्लड वेसल है जो ब्रेन में हमारे अपर बॉडी में, बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, ब्रेन में ब्लड लेके जा रहा है, उसे कैरोटिड आर्टरी या फिर कैरोटिड वेन बोलते हैं। जैसे कोरोनरी हमने हार्ट में सुना था, पल्मोनरी हमने लंग्स में देखा है, गैस्ट्रिक जो होती है वो हमें लिवर के आसपास देखा है, गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, गैस्ट्रिक वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेन है। वैसे ही सिमिलरली कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड वेन है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन लेके जाते हैं ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं। तो ये भी नहीं होगा। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है एक्चुअल फुल फॉर्म। सो बी इज द राइट आंसर। In which renal tubule the reabsorption is minimum? तो reabsorption सबसे कम कहाँ होती है? Descending limb of Henle's loop, glomerulus, collecting tubule, ascending limb of Henle's loop। तो ascending मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, descending मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये घूम जाता है ऐसे, एंड ascending मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ascending है, ये descending है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ग्लोमेरुलस में रीअब्सॉर्प्शन क्या होती है? ग्लोमेरुलस पे तो रीअब्सॉर्प्शन होती ही नहीं है। इसमें क्या होती है? सिक्रेशन होती है, ब्लड से सिक्रेशन, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब फर्स्ट टाइम जो छन्नी की तरह स्ट्रक्चर है उसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है। तो इसमें भी रीअब्सॉर्प्शन होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें तो होता ही नहीं है। तो आंसर बी है।
ग्लोमेरुलस में कोई भी रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सीडेड बाय पीसीटी। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद क्या होती है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद क्या आते हैं? हेनलीज लूप, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो आंसर क्या होगा? हेनलीज लूप आंसर है। ओके, where do the DCTs of nephron open into? तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सारे कहां पे ओपन होते हैं? हेनलीज लूप में होते हैं या पीसीटी में होते हैं? पीसीटी के साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। हेनलीज लूप एक पार्ट तक होती है, दूसरे पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट या फिर कंडक्टिंग डक्ट होती है और ग्लोमेरुलस है। तो इसकी ओपनिंग कहां पे होती है? ओपनिंग मतलब एक साइड से आके कहां पे जाके ये गिरते हैं। जैसे रिवर पे हम ओपनिंग की बात करते हैं, मतलब रिवर की जो पानी है वो जाके फाइनली कहां पे गिर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे यूरिन हेनलीज लूप से आके डिस्टेंट कहां पे गिर रहे हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। फिर डीसीटी से आके कहां पे मिल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट या फिर कंडक्टिंग डक्ट में। तो आंसर ये है। ओके, the collecting duct extends from the cortex of the kidney to which of the following part? तो कहां तक पहुंचते हैं कलेक्टिंग डक्ट? कॉर्टेक्स में जाके कहां पे मिलेंगे? आउटर पार्ट ऑफ मेडला, इनर पार्ट ऑफ मेडला, मेडलरी पिरामिड में या फिर रेनल पेल्विस में। तो कलेक्टिंग डक्ट जो एक्सटेंशन होती है वो सबसे पहले आउटर मेडला पे रहते हैं, फिर आउटर मेडला पे जोड़ जोड़ के ये इनर मेडला तक आते हैं जहां पे कॉलम ऑफ बॉटनी बनाते हैं। उसके बाद ये मेडलरी पिरामिड फॉर्म करते हैं, फिर ये पेल्विस तक पहुंचते हैं। तो जो जोड़ने वाला काम होता है वो कहां पे होती है? आउटर पार्ट ऑफ मेडला। तो ये सही आंसर है। Which of the following substrate are not absorbed actively by the nephron? तो नेफ्रॉन से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एब्सॉर्ब नहीं होता? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम आयंस, नाइट्रोजन एसिड्स। तो सीक्रेशन कौन सी? ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन तो होती है हमारे ब्लड में, जब ग्लूकोज निकलते हैं तभी तो पता चलता है कि डायबिटीज डिजीज हुई है। तो ये क्या हो गई? ग्लूकोज की एब्सॉर्प्शन होती है। अमाइनो एसिड्स की एब्सॉर्प्शन होती है। यस, प्रोटीन की अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा फिर तो दिक्कत होती है। सोडियम आयन की एब्सॉर्प्शन तो होती है। सोडियम आयन की एब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जहां पे सोडियम आयन की एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट ऑलरेडी वेस्टेज है वो तो हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसकी तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो आंसर डी है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रन्स पैरेलल टू द हेनलीज लूप? तो हेनलीज लूप के पैरेलल एक ब्लड वेसल होती है। एक जो हेनलीज लूप में वाटर एब्सॉर्प्शन हो, ग्लूकोज की एब्सॉर्प्शन हो या फिर यूरिया अमोनिया के सिक्रेशन हो, ये करता रहता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वासा रेक्टा। यूरेटस तो नहीं होगा क्योंकि ये किडनी के बाहर के थ्रू फ्लो होता है। रेनल आर्टरी जो होती है ये एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल बना लेते हैं, तो ये तो फॉर्मेशन नहीं होगा। रेनल वेन क्या है? ये ब्लड को लेके वापस जाते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है? वासा रेक्टा। आपको नाम याद रखना है। ये बेसिकली हेनलीज लूप के, अगर हेनलीज लूप इस तरीके से बना हुआ है तो वासा रेक्टा जो है ये बेसिकली इस तरीके से ब्लड कैपिलरी बना, तो ये बेसिकली इस तरीके से ऐसे घिरा हुआ रहता है।
ये इस तरीके से ऐसे बना हुआ रहता है ताकि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रॉपर तरीके से जो हेनलीज लूप है उसमें प्रॉपर तरीके से ऐसे हमें कंटिन्यूअसली जो सिक्रेशन होती है वो हो सके या फिर रिएब्सॉर्प्शन होती है वो हो सके। और ये कौन सी ब्लड वेसल करते हैं, उसका नाम है वासा रिक्टा। ओके, तो ये आपको जानना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर एंटर कौन करता है? एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल। तो बाउमेंस कैप्सूल तो एंटर नहीं करता, वो बैठा रहता है। ग्लोमेरुलस बेसिकली ये कैपिलरी है, कैपिलरी कहीं पे एंटर नहीं करता, एग्जिट नहीं करता, कैपिलरी वहां पे फॉर्म होती है। इफरेंट आर्टेरियोल बाहर जाता है क्योंकि इसकी ब्लड प्रेशर कम है, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आर्टर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो एंटर कौन करता है? एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो आंसर ए है। The outer layer of Bowman's capsule is made up of which of the following epithelium? तो Bowman's capsule की जो अपर एपिथेलियम है वो कैसे बनाते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। ये आपको याद रखना होगा, स्क्वामस एपिथेलियम इसका आंसर है। क्योंकि एपिथेलियल सेल क्या होती है? ये एक सिंगल सेल लेयर होती है, इस तरीके से ये ऐसे बैठा रहता है। ओके, तो इसे एपिथेलियल सेल लेयर कहते हैं। जो और एपिथेलियल सेल लेयर पे हेल्प क्या होती है कि इसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट है वो अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। ओके, तो अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है? इसमें जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। क्यूबॉइडल मतलब जो सेल है वो ऐसे क्यूब की तरह दिखता है, वो ऐसे क्यूब की तरह बना हुआ रहता है। कॉलमनर एपिथेलियम मतलब कॉलम की तरह दिखता रहता है ऐसे। तो ये जो एपिथेलियम है दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, और ट्रांजिशनल कैसे दिखता है? ट्रांजिशनल इज लाइक दैट। ये सिंगल ही सेल लेयर है सारा, दीज आर ऑल सिंगल सेल्स, बट एक दूसरे के साथ ऐसे बना हुआ रहता है। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होती है? ये हमारे स्किन पे भी मिलता है। तो स्क्वामस एपिथेलियम ऐसे सिंगल सोया हुआ सेल की तरह दिखता है। तो बोमन्स कैप्सूल में ये स्क्वामस एपिथेलियम रहता है। ठीक है, व्हाट इज रीअब्सॉर्प्शन? Absorption of the filtrate by the renal tubule, secretion of nutrients by the filtrate, absorption of retinate by the renal tubules, absorption of proteins and carbohydrates only. तो reabsorption में क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही एब्सॉर्ब होता है? नहीं, वाटर भी एब्सॉर्ब होती है, सोडियम आयंस भी एब्सॉर्ब होती है, पोटेशियम आयंस भी एब्सॉर्ब होती है। तो डी तो गलत है, सिक्रेशन नहीं हो सकता है। एब्सॉर्प्शन में सिक्रेशन कैसे हो जाएगा? Absorption of retinate by renal tubules or absorption of the filtrate by the renal tubules. Retinate मतलब जो रिटेन करके रह जाएगा, तो जो रिटेन करके रह जाएगा उसका एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? या फिर जो फिल्ट्रेशन हुई है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, उसमें जो पानी है, उसमें जो सोडियम आयन है, उसमें जो ग्लूकोज है, उसकी एब्सॉर्प्शन होगी। तो फिल्ट्रेट की एब्सॉर्प्शन हो रही है, इसीलिए ए सही आंसर है। सी क्यों गलत है ये समझ में आ रहा है? जो रिटेन करके रह ही जा रहा है तो उसका रीअब्सॉर्प्शन तो नहीं हो सकता, एंड जो जिसके सिक्रेशन हो रहा है उसका भी रीअब्सॉर्प्शन क्या होगा? वो तो बेसिकली जो प्रोसेस है वही सिक्रेशन प्रोसेस है, एब्सॉर्प्शन तो नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। What are diuretics? Substance which increases the urine formation, substance which decrease the urine formation, substance which increase the glucose content of urine, and substance which change the color of urine.
तो कलर के साथ डायूरेटिक्स का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। सब्सटेंस इन व्हिच इंक्रीजेस यूरिन फॉर्मेशन उसे डायूरेटिक्स कहते हैं। जो यूरिन की अमाउंट है उसको बढ़ा दे वो डायूरेटिक्स होता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। Which of the following type of nephrons are prominently present in the desert animal? तो डेजर्ट एनिमल में क्या होती है? डेजर्ट एनिमल में जैसे कि हम ऊंट की बात कर लें, कैमल्स में क्या होती है? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके जो कहाँ पे रहते हैं, जो जगह है वो बहुत ही कम पानी का जगह है, तो इसीलिए पानी की यूज बहुत कम होनी चाहिए। एक्सक्रीशन के बाद पानी बहुत कम निकलनी चाहिए, तो इसीलिए वाटर की एब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होना है। अब किडनी में वाटर एब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप में कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो हेनरीज लूप क्या बेसिकली होता है? ये कॉर्टेक्स के एंड तक आता है, बट जो डिजर्ट एनिमल होते हैं उसमें हेनरीज लूप कॉर्टेक्स को क्रॉस करके मेडाला तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे ये मेडाला तक पहुंचता है तो इसका जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट है, मैल्पिजियन कार्पसल मतलब ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ये सब कॉर्टेक्स में है, डीसीटी कॉर्टेक्स में है, बट हेनरीज लूप जो है वो मेडाला तक पहुंच गया है। तो इस टाइप के जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जिसमें पूरे जो भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में ही लिमिटेड है, जो हमारे नॉर्मल एनिमल्स में देखा जाता है। नेफ्रॉन अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो किडनी की एब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेशन कौन करेगा? तो ये तो गलत आंसर है। मेडलरी नेफ्रॉन्स नहीं होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है, जिसका स्टार्टिंग तो है कॉर्टेक्स में, बट वो इतना लंबा है उसका ट्यूब कि वो मेडुला तक भी पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और ये डेजर्ट एनिमल्स में बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, तो ये था राइट आंसर। दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या फिर वीडियो कैसी लगी है, ये चीज आप हम मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो परीक्षा जंक्शन के हर एक प्लेटफॉर्म में, जैसे कि यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक है, थ्रेड है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ चैनल पे आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।